अतिथि देवो भव। यह लेख 14 फरवरी 1960 के आज के साप्ताहिक विशेषांक में संयोगिता के उपनाम से प्रकाशित हो चुका है। वैसे तो लोग उन्हें डॉक्टर साहब के ही नाम से जानते हैं, बहुत कम लोग उनका पूरा नाम जानते होंगे। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात डॉक्टर प्रहलाद नारायण माथुर ने ब्रजभूमि मथुरा में अपनी बनाई कोठी में शेष जीवन भगवत अर्पण कर दिया है। डॉक्टर साहब ने घर में ही औषधालय बना लिया है। प्रातःकाल मंदिर में भक्ति पूजन से निवृत्त होकर बाग में फूलों पत्तों का निरीक्षण, तरकारियों की देखभाल, गैया की नाद की सफाई स्वयं खड़े होकर अपने सामने ही कराते हैं। सभी रोगी जान गए हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। घर में प्रवेश करते ही यदि डॉक्टर साहब सामने न दिखाई दिए तो रघुनाथ जी की सेवा में या गौ माता की सेवा में अथवा गौ माता द्वारा कुचली खाई किसी लता या वृक्ष की सेवा में रत वे अवश्य मिल जाएंगे। देख लो डॉक्टर साहब, दवाई दे दियो, पैसा मुंह पे ना आए, फिर कबो रस दे जाऊंगो। हाँ भैया, कोई बात नहीं है, कहकर डॉक्टर साहब उसके घर बार का कुशल क्षेम पूछते हुए उसकी दवाई कंपाउंडर से उसे दिला देते हैं। यह उनका नियम था। उनकी पत्नी और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भरा पूरा परिवार उनके सेवा भाव और स्वभाव से भली भांति परिचित है। जलपान का समय होने पर अंदर से बुलावा आया तो डॉक्टर साहब ने यह कहते हुए प्रवेश किया, बेटी अपनी बउआ से कह देना डिप्टी साहब भी आए हैं। टहलने निकले थे, मैंने रोक लिया। जलपान आया ही था कि डॉक्टर साहब फिर किसी का आह्वान करते दिखाई दिए। चले आइए, खूब आए। सुनती हो जी, पृथ्वी आए हैं। और जी सुनते ही चौके से जलपान सामग्री लेकर वहां उपस्थित हो गई। भैया पृथ्वी बड़े दिनों पे आए, क्या बात हो गई? हाँ भाभी, इधर आ नहीं सका, आओ बैठो जलपान करो, कहकर वह भी बैठ गई। डॉक्टर साहब बोले, सुनती हो जी, सब बच्चे कहाँ हैं? बुलाओ, सब साथ साथ ही नाश्ता करेंगे। प्रताप, ओंकार, पुष्पी, गुड्डी, राजा, कुलदीप, इंदर, तेज, रघुबीर, कुमकुम, राधे, प्रेम, रम्मू, कैलाश, सब कहाँ हो? आओ बेटे। कुछ आए, कुछ बहाना बना गए। लड़कियां दौड़ दौड़ कर चौके से जलपान ला ला कर दे रही हैं। कोई पकौड़ी सेक रही हैं, कोई मूंगफली तल रही हैं। इतने में फिर डॉक्टर साहब की आवाज आई, यहीं दे जाना भैया। देखा डाक आई है। जो बच्चे अभी तक आने में आनाकानी कर रहे थे सब चले आए और ललचाई आंखों से डॉक्टर साहब के बाएं हाथ के नीचे दबी चिट्ठियों को देखने लगे। डाक देखते समय डॉक्टर साहब ये देखना अक्सर भूल जाते हैं कि चिट्ठी किसके नाम है और खोल खोल कर पढ़कर सुनाना आरंभ कर देते हैं। देखो, पार्वती ने लिखा है कि अख्तीज पर माधो प्रसाद के साथ आ रही हैं, बिहारी जी की रसोई करने। किशन की भी चिट्ठी है, सब खैरियत है। बेटे ये तुम्हारी है, बेटी ये तेरी है। चिट्ठी खोलने के बाद उन्होंने कहा, गैया जलपान के कमरे के पीछे वरांडे में सीढ़ी पर 2 पैर धरे अपना हिस्सा पाने को खड़ी थी। उसे उसका भाग देकर डॉक्टर साहब बाहर जा बैठे। फिर आवाज आई, चलिए आइए, अंदर हैं। देखो बेटी, वृंदावन से माता जी आई हैं। माता जी अंदर आकर बोली, बहुत ही दिन हो गए थे तुमसे मिले,
आज वृंदावन से चली आई कि यहीं कुछ दिन रहूंगी। माता जी की रसोई का अलग आयोजन होगा। ये जानती हुई लड़कियां कुछ अनमनस्क भाव से उठकर चल दी। 2-3 बजे तक रसोई समाप्त हो पाई। तभी देखा कि 8-10 प्राणी तांगों से उतरे चले आ रहे हैं। बिहारी जी की रसोई पीछे करेंगे, पहले उनकी रसोई का आयोजन घर के प्राणियों को करना पड़ा। सायंकाल होते होते प्रतिदिन और कभी कभी आने वाले मित्रों हितैषियों का तांता लग गया। कोई चाय पीने का आदी है, चाहे कोई समय हो। किसी का शरबत से ही काम चल जाता है। मथुरा के पेड़े तो हर घर में रहते ही हैं और मीठा बिना नमकीन के चलता नहीं। इन बातों को बिना कहे भी घर के बच्चे समझने लगे हैं। बहन जी, आप उठी उठी क्यों फिरे हैं? आपकी बातें सुने बहुत दिन हो गए। बड़ी मोहिनी है आपकी बातों में, मैं तो खींची चली आई हूं। बहन जी ने लड़कियों को जलपान लाने का इशारा किया और सहेलियों में घुल मिल गई। डॉक्टरनी की आवाज आई, सुनेरी री बिटिया, जरा इधर आजा, बहन जी तुझे बुला रही हैं। बेटी अनिच्छा पूर्वक आ गई। बहन जी बोली, आए बेटी, तू तो बड़ी अच्छी सिलाई करे है। छोटे भैया बहनों को कैसे अच्छे कपड़े सिलकर पहरावे हैं। मेरे लिए 4 जम्पर नहीं सी देगी? छुट्टू की बहू तो फुहड़िया है, कपड़ों में झोल डाल देवे है। तभी दूसरी बहन जी प्रवेश करती हुई बोली, अरे बहन जी, तुम तो बिल्कुल ही भूल गई, कभी आओ जाओ भी थी, अब एकदम बंद कर दिया। डॉक्टर ने समझाती हुई बोली, आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, सब बच्चे आए हुए हैं, उन्हीं में लगी रहूं हूं। और बच्चे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। शायद 2 घंटे भी वह अपनी माँ के पास एकांत में नहीं बैठ पाए होंगे। रेल से उतरते ही डॉक्टरनी साहब की बहनचियां बच्चों के लिए पहले से घर में तैयार मिलती हैं और रात तक कोई ना कोई आता ही रहता है। उठते उठते एक बहन जी बोली, अरे मैं कहूं हूं कि लड़कियां बड़ी हो गई हैं, कुछ ब्याह शादी करने का इरादा हो तो मैं लड़के बताऊं। वो जो है ना मट्ठू, उसका बेटा। दूसरी बात काटकर बोली, रहने दो डॉक्टरनी को, मैं कई लड़के बता चुकी, पर वो हम लोगों में करना ही ना चाहे हैं। अरे अच्छा भला घर बताऊं हूं। डॉक्टरनी बोली, अभी तो लड़कियां पढ़ रही हैं, हॉस्टलों में रहवे हैं, वक्त आने पर ब्याह भी कर देंगे। मैं तो कहूं अब हॉस्टल छोड़ा दो, बहुत पढ़ चुकी, घर में काम सिखाओ। इस प्रकार की चाही अनचाही हर प्रकार की नीति सिखाती हुई एक बहन जी विदा हुई। दूसरी उठते हुए बोली, लल्लू की बहू कहे थी कि डॉक्टरनी के घर पानी न पीऊंगी, बेटे गैर बिरादरी में ब्याह दिए हैं, पर मैं तो अब इन बातों को मानू नहीं हूं। अरे बेटी, जरा पान तो दे जाइयो, अब चलूंगी। बाहर से सुनाई पड़ा, अरे भाई खाली हो गई हो तो जरा यहीं आ जाओ, देखो कौन आए हैं। बच्चों ने झांक कर कहा, बउआ सनीचर चाचा आए हैं, अब आज रात के खाने में 12 बजेंगे। और बाहर सनीचर चाचा, जो हर सनीचर को अवश्य आते थे, जलपान की प्रतीक्षा में बैठे थे। डॉक्टर साहब की यह उक्ति गांठ बांधकर, वाह साहब, जलपान के लिए भी कोई समय होता है।
श्री रघुनाथ जी की चर्चा हो रही थी, जैसे कल परसों ही उन्होंने धनुर्भंग किया हो। चाचा सलाह दे रहे थे, भाई साहब, पार साल की तरह फिर मंडली बुलवाकर रामलीला कराइए। जरा मथुरावासी भी तो जाने कि कृष्ण की नगरी में कोई राम भक्त रहता है। सुनो जी, राय तो अच्छी है, क्यों ना इन्हीं छुट्टियों में करवा दी जाए, सब बच्चे भी जमा है। सुनते ही बच्चों की पहाड़ जाने की आशा पर तुषारापात हो गया। भाभी, तुमने सुना, एक बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं, दर्शनों की इच्छा हो तो यहां बुलवा लाऊं। सूफी हैं, चाचा कह रहे थे। बच्चों ने देखा 10 बज चुके हैं। कोई खाना खाकर, कोई बिना खाए जाकर सो गए। 11 बजे के आसपास आवाज आई, बेटे सो गए क्या? आओ सबों को जगा लाओ, खाना खाकर सो जाना। और इस प्रकार अवकाश प्राप्त डॉक्टर साहब के दैनिक जीवन का एक दिवस बीता।